हाँ तो मैंने कब कहा नहीं करते, ऐसा दुनिया में कौन है नहीं करता। Okay, now that you have won BMC so handsomely, Fadnavis ji, tell me what is the plan for Brihan Mumbai? I want to know that. Development के लिए जाने जाते हैं आप, आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए मुंबई में हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि एक प्रकार से इस शहर को सस्टेनेबल सिटी में हमको परिवर्तित करना है। हम लोगों ने पिछले समय काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में तैयार करना शुरू किया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हमारा तैयार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब एमएमआर रीजन में 400 किलोमीटर की हमारा मेट्रो का नेटवर्क चल रहा है। हमारा जो कोस्टल रोड है, ये कोस्टल रोड अभी बांद्रा तक तो हो गया, बांद्रा से वर्सोवा हो रहा है, वर्सोवा से दहीसर हो रहा है, दहीसर से हम लोग भाईंदर तक का कोस्टल रोड उसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो वेस्टर्न साइड पे हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ टनल्स हम लोगों ने बनाना शुरू किए, जैसे थाना से बोरीवली टनल है या मुलुंड से हम लोग गोरेगांव तक का टनल बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है, उस ईस्टर्न फ्रीवे को हम लोग एक्सटेंड करके थाना तक ले जा रहे हैं और आगे उसको हम लोग भिवंडी तक भी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सबर्बन रेलवे है उसका भी नेटवर्क हम ठीक कर रहे हैं। कुछ और नए टनल्स हम तैयार करें, मसलन बांद्रा से सीधा टनल के माध्यम से अब आप बीकेसी आ पाएंगे और बीकेसी से एक टनल हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से एक टनल सीधा आपको कोस्टल रोड को जोड़ेगा। तो एक प्रकार से जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है जो मुंबई की लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन को हम लोग जिसपे 60% मुंबई का ट्रैफिक जाता है उसको टोटल डीकंजेस्ट हम लोग कर देंगे। लेकिन ये सब करते हुए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई को अगर सस्टेनेबल सिटी बनाना है तो यहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी हमको तैयार करनी पड़ेगी। मुंबई की एयर क्वालिटी, मुंबई की वाटर क्वालिटी, इसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। तो उसका एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान हमने तैयार किया हुआ है। तो अभी हमारा मेजर एजेंडा जो है ये मुंबई सर्कुलर इकोनॉमी का हमारा एजेंडा है, जो अभी चूंकि बीएमसी हमारे पास में है तो बीएमसी के माध्यम से अभी देखिए हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में तो प्रयास करके बीएमसी में एसटीपी का काम चालू किया। तो 75% जो मुंबई का सीवेज वाटर सीधा समुद्र में जाता था और एक बहुत ही गंदी बात हम लोगों को सारा दुर्गंध सारी दिखाई पड़ती थी या सूंघनी पड़ती थी, वो समाप्त हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। फिर भी 25% आज भी वैसे ही रहेगा। उसके बावजूद मीठी नदी का आप जानते हैं, मीठी हो, पोईसर हो, ये सारी जो हमारी नदियाँ हैं इसमें सारा सीवेज जाता है। तो इसको सारा ठीक करके इसकी एक हम लोगों ने एक योजना तैयार की है, जिस योजना के तहत मुंबई की वाटर क्वालिटी को, मुंबई की एयर क्वालिटी को हम लोग ठीक करेंगे। अब देखिए इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके कारण मुंबई का AQI भी थोड़ा एक प्रकार से प्रदूषण इफेक्ट हो रहा है। उसके ऊपर भी हम लोगों ने उपाय तैयार किया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको अभी अगले 3-4 साल इस पर काम करना चाहेंगे और अगले 3 सालों में थोड़ा इसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन पूरा इफेक्ट दिखने के लिए 5 या 6 साल उसको लगेंगे। तो वही टाइमलाइन में आपसे समझना चाह रही थी। एन एश्योरेंस टू ऑल ऑफ दीज पीपल जो आज अपने घर जाएंगे ना वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस लेकर, ये डीकंजेस्ट होने की टाइमलाइन क्या? देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें पार्शियल काम तो हमारा 29 तक हो जाएगा, 70-80% हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे 30 तक भी जाने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट जो हमने थोड़े लेट शुरू किए, क्योंकि आपको पता है मुंबई एक कोस्टल सिटी है। तो इस कोस्टल सिटी में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने एनवायरनमेंट की दृष्टि से कुछ चीज़ों में अधिकार अपने पास रखे हैं। तो कुछ चीज़ों में हमको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन। अब ये सारी परमिशन लेकर हमने प्रोजेक्ट शुरू किए। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल डिलीवर बाय 2029, बट फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स will also be completed in 2030. Okay. एक बात बताइए, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी डेटा सही नहीं है तो मुंबई बीएमसी की जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स में आई एम टोल्ड 80,000 करोड़ का FT है। वो कई छोटे छोटे राज्यों के बजट से ज़्यादा है फडणवीस जी। तो मैं अगर ये आंकड़ा सही है तो आपसे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे को श्रेय देंगे इसका, कम से कम इसका तो श्रेय देंगे उसको। 25 साल में इतना तो पैसे आप उन्होंने जमा किए। देखिए 80,000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर 60-65 हज़ार करोड़ 70,000 करोड़ रुपया है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं है कि जहाँ एक और
मुंबई का आम नागरिक विकास के लिए राह देख रहा है, लोग स्लम्स में सड़ रहे हैं। मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग प्रकार से अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय मुंबई की महानगर पालिका में आप डिपॉजिट्स तैयार करें, और डिपॉजिट तैयार करना क्यों मूर्खता है मैं बताता हूँ। मुंबई की महानगर पालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है। यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, you're losing money। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहाँ पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहाँ पर कुछ कार्य कर सकते थे, अब तो कर ही सकते। देखिए, हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 या 11 करोड़ 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए। और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया। तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है। फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहाँ महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी जी। और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम 1 पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है। तो मैंने MMRDA के माध्यम से कर्जा खड़ा किया। तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनके लिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था? उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए। और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। ओके, अब ये बात क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की निकली, उद्धव ठाकरे की निकली, तो आपसे ये भी जरा पूछ ही लो मैं फडणवीस जी। राज ठाकरे आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं। उनके पार्टी के लोग आज भी इवन टुडे नॉर्थ इंडियंस को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। उन्हें मराठी नहीं बोलने के लिए वायलेंस उनके ऊपर होता है, पीटा जाता है उनको, गालियां दी जाती हैं उनको। और आप फडणवीस जी सच में कुछ नहीं करते इस बारे में। यू जस्ट खाना पूर्ति आप करते, आप कहते नहीं होना चाहिए, हम एक्शन लेंगे, एक आध किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। मगर चीफ मिनिस्टर हैं आप, यू कैन इंश्योर दैट यू टेक एन एक्शन विच इज एग्जेम्पलरी इन नेचर, कि कोई हिम्मत ना करे कि किसी नॉन मराठी स्पीकिंग के ऊपर हाथ उठाया जाए, बट यू डोंट डू दैट। पहली बात तो ये है, ऐसी घटनाएं कितनी घटी? बहुत होती हैं। कितनी घटी? चलिए आप बताइए। गिनेंगे क्या? मैं आपको पूछता हूँ, होती है नहीं कितनी घटी बताइए। तो आप नंबर, बताइए ना आपको कितनी नंबर घटी चाहिए क्या? देखिए, 3-4 घटनाएं हुई है, वो भी गलत है। नंबर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 घटना। देखिए, जब तक हम लोग यहाँ पर है किसी की हिम्मत नहीं है। ये ठीक है, एक आधी घटना हो, आप बात सुन लीजिए। एक आधी घटना होती है, छोड़ते नहीं है, उसको बंद कर देते हैं, ठोकते हैं उसको भी छोड़ते नहीं है। और मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, मुंबई के अंदर, देखिए मैं भी मराठी हूँ, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं भी मराठी की बात करता हूँ, पर मराठी की बात करके